लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आयनशैन ने पेंगुइन से 15 करोड़ में सिल्वर ट्राइडेंट खरीदा था, जो एक स्केयर्ड ब्लड रैंक का वेपन था। अपने पास स्केयर्ड ब्लड रैंक का वेपन आ जाने की वजह से आयनशैन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड उसने डिसाइड किया था कि वो अगले दिन ही शिकार पर निकल जाएगा। लेकिन तभी उसके पास क्वीन जुआन का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुला लेती है। जब आयनशैन उससे मिलता है तब आयनशैन को पता चलता है कि होली हॉल, जिसे सेंट हॉल भी कहा जाता था, उसके प्रोफेसर शैन उसे अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। आयनशैन को इस ऑफर में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए क्वीन जुआन के साथ थोड़ा डिस्कशन करने के बाद आयनशैन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि क्वीन जुआन आयनशैन को स्पेशल टीम का अगला लीडर बनाना चाहती है। अब आगे सीन बदल जाता है एंड हमें आयनशैन को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए कहीं जा रहा था। इधर हमें यानरेन को दिखाया जाता है, जो क्लास खत्म होने के बाद भी अपने क्लास में बैठी थी एंड हैंड ऑफ गॉड गेम खेल रही थी। अपोनेंट उसे लगातार हरा रहा था, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी। तभी वहाँ पर आयनशैन आ जाता है एंड मुस्कुराते हुए कहता है, यानरेन, क्लास खत्म होने के बाद भी तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें लंच करने नहीं आना है? आयनशैन को वहाँ देखकर यानरेन कहती है, अभी के लिए जल्दी से मेरे पास आओ और इसे सबक सिखाने में मेरी मदद करो। ये सुनते ही आयनशैन क्लासरूम में आ जाता है एंड उससे सिचुएशन के बारे में पूछता है। तब यानरेन उसे बताती है कि आज जब वो हैंड ऑफ गॉड गेम खेल रही थी तब वो रैंडमली एक प्लेयर के साथ मैच हो गई थी एंड वो प्लेयर लगातार उसे हराए जा रहा था। अभी तक यानरेन एक बार भी नहीं जीत पाई थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। वो चाहती थी कि आयनशैन उसका बदला ले। आयनशैन को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड वो बदला लेने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो यानरेन को अपनी तरफ खींचता है एंड उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। ये देखकर यानरेन जल्दी से कहती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो इस पर आयनशैन मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे तुम सामने वाले को हारते हुए अच्छी तरह देख पाओगी। तो इस पर यानरेन कहती है, क्या तुम्हें गेम प्ले करते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी? तो आयनशैन बस हल्के से मुस्कुरा देता है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी सामने वाला अपोनेंट, जिसका नाम थर्ड हैंड ऑफ गॉड था, वो कहता है, तुम ज़रूर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल से यानरेन हो ना? ये सुनकर यानरेन शॉक हो जाती है। वो शॉक के साथ आयनशैन से कहती है, आखिर ये बंदा कौन है एंड ये मुझे कैसे जानता है? मैं तो इससे रैंडमली मैच हुई थी, फिर ये मुझे कैसे पहचानता है? तो इस पर आयनशैन कोई जवाब देता इससे पहले ही सामने वाला कहता है, मैं सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी से लूटाओ हूँ। तुम्हारा गेम प्ले काफ़ी अच्छा है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी? अभी के लिए ये सुनकर आयनशैन समझ जाता है कि सामने वाला ज़रूर उसकी गर्लफ्रेंड को स्टॉक कर रहा है एंड अभी के लिए वो यानरेन को अपनी दोस्त बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। एंड आयनशैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। आखिर कोई उसके सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड को उससे कैसे छीन सकता था? आयनशैन ने डिसाइड कर लिया था कि वो सामने वाले को बुरी तरह से हराएगा। इधर हमें ये पता चलता है कि ये जो लूटाओ है वो कंट्री के टॉप 10 प्लेयर्स में से एक है एंड काफ़ी समय से वो यानरेन को स्टॉक कर रहा है। लेकिन यानरेन ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल से है एंड वो सेंट्रल मिलिट्री स्कूल से है। ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल सेंट्रल मिलिट्री स्कूल से काफ़ी पीछे है। वो पिछले काफ़ी समय से यानरेन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन उसे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था, पर आज उसे मौका मिल चुका था। ऐसे में वो इसका फ़ायदा उठाने वाला था। गेम शुरू हो जाता है एंड उनके सामने स्पॉट्स आ जाते हैं। लूटाओ को अभी के लिए पूरा भरोसा था कि वही जीतेगा। वो स्पॉट्स को टैप करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसके सामने वाला अपोनेंट उन सभी स्पॉट्स को टैप कर देता है एंड इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका अपोनेंट एक के बाद एक सभी स्पॉट्स को टैप करना शुरू कर देता है। वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से सभी स्पॉट्स को टैप किए जा रहा था, यहाँ तक कि अब उसने तो लूटाओ के स्पॉट्स को भी टैप करना शुरू कर दिया था। एंड इससे पहले कि लूटाओ कुछ समझ पाता, गेम खत्म हो जाता है। सामने वाले ने 100 के 100 पॉइंट्स हासिल कर लिए थे, वहीं लूटाओ ने अभी के लिए एक भी पॉइंट हासिल नहीं किया था। सामने वाले ने उसे 100-0 के स्कोर से हरा दिया था एंड ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात थी। पर वो ये भी समझ गया था कि अभी उसके साथ जो खेल रहा था वो यानरेन नहीं थी,
यान रैन के आईडी से कोई और ही ये गेम प्ले कर रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था यान रैन कभी इतना अच्छा हैंड ऑफ गॉड खेल ही नहीं सकती है। इधर अपनी जीत से यान रैन काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो और हानशन कुछ और देर के लिए बातें करते हैं। अब सीन बदल जाता है एंड हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यान रैन, लिली और हानशन अभी के लिए अपने लिए मार्शल आर्ट परचेज करने वेंडिंग मशीन के पास आए थे। पूरे ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में बहुत सी वेंडिंग मशीन रखी गई थी जिनसे कोई कभी भी मार्शल आर्ट परचेज कर सकता था। यान रैन और लिली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, ऐसे में वो बी रैंक की मार्शल आर्ट्स परचेज कर सकते थे एंड हानशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, ऐसे में वो सिर्फ सी रैंक की मार्शल आर्ट परचेज कर सकता था। लिली हानशन से पूछती है, जीनियस आखिर मैं कौन सी मार्शल आर्ट परचेज करूं? तो यान रैन कहती है, लिली तुम्हें वो मार्शल आर्ट परचेज करनी चाहिए जो तुम्हारी फिजिक को सूट करे एंड जो तुम्हें और ज़्यादा बेहतर बनाए। हानशन भी सेम ही एडवाइस देता है। उन दोनों की एडवाइस ने लिली को और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था। वो इन दोनों से कुछ पूछने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है जो लिली से कहता है, लड़की तुम्हें मोमेंटम एंड विंड ब्रेक मार्शल आर्ट परचेज करनी चाहिए। तो इस पर लिली कहती है, आखिर मैं आपकी बात क्यों मानूं और इन दोनों मार्शल आर्ट्स को क्यों परचेज करूं? तो इस पर वो ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए कहता है, देखो जहाँ तक तुम्हें देखकर मुझे समझ आ रहा है तुम जरूर जेडी फोर्स हाइपर जीनाट की प्रैक्टिस करती होगी, जो एक्सप्लोजिव फोर्स और फिजिकल रिसाइलेंस पर फोकस करती है ना? साथ ही साथ तुम्हारी स्पीड ज़रूर 13 पर पहुंच गई होगी एंड तुम्हारी मसल स्ट्रेंथ ज़रूर 12.5 होगी। जेडी फोर्स मार्शल आर्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मोमेंटम एंड वाइंड ब्रेक नाम की ये दो मार्शल आर्ट तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस करने के बाद तुम और ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा फास्ट हो जाओगी। ये बात सुनकर अभी के लिए लिली चौंक गई थी। यान रैन भी शॉक में थी, क्योंकि अभी के लिए इस आदमी ने जो बताया था वो बिल्कुल सच था। यहाँ तक कि उसने लिली की फिटनेस का जो अंदाज़ा लगाया था वो अंदाज़ा भी उसकी रियल फिटनेस के आसपास का ही था। ऐसे में समझा जा सकता था कि सामने वाला इंसान ज़रूर कोई कोच होगा एंड वो मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। लिली को एडवाइस देने के बाद वो ओल्ड मैन हानशन की तरफ मुड़ता है एंड उससे कहता है, लड़के मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगे। देखो मेरी नज़र में एक सी रैंक की मार्शल आर्ट है जो तुम्हें पूरी तरह से सूट करेगी एंड तुम्हारी कल्टीवेशन को और आगे लेकर जाएगी। ये बात सुनकर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू कोच, पर मुझे सी रैंक की किसी मार्शल आर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में हानशन ने जेड स्किन एंड स्पार्टिकल्स जैसी हाइपर जीन आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रखा था जो सेंट हॉल से बिलोंग करती थी। ऐसे में हानशन को एक सी रैंक की मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने में अब कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी बात सुनकर वो कोच उसे समझाते हुए कहते हैं, देखो लड़के मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन हमें कभी भी सी रैंक की मार्शल आर्ट को कम नहीं आंकना चाहिए। वो असल में हर तरह की मार्शल आर्ट की फाउंडेशन होती हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। उनके इतना कहने पर फाइनली हानशन को रियल रीज़न बताना पड़ता है। वो कहता है, असल में मेरे पास अभी के लिए इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक सी रैंक मार्शल आर्ट खरीद सकूं। हानशन ने अपने सारे पैसे सिल्वर ट्राइडेंट को खरीदने में लगा दिए थे। ऐसे में अभी के लिए उसके पास सिर्फ 1 या 2 लाख रुपए बचे थे, जिनसे वो चाहकर भी एक सी रैंक की मार्शल आर्ट नहीं खरीद सकता था। उसकी ये बात सुनकर यान रैन कहती है, पैसे की ही बात है ना, तो उसकी चिंता तुम मत करो। ये कहकर यान रैन उस कोच की बताई मार्शल आर्ट हानशन के लिए परचेस कर लेती है। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं एंड कोच भी वहाँ से चले जाते हैं। अभी के लिए हानशन अपने कमरे में था एंड उस मार्शल आर्ट को देख रहा था। उस मार्शल आर्ट को देखने के बाद हानशन इतना तो समझ गया था कि ये मार्शल आर्ट कुछ अजीब है, क्योंकि एक सी रैंक की मार्शल आर्ट इतनी ज़्यादा अच्छी हो ही नहीं सकती थी। हानशन को अब कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अभी तुरंत इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करेगा। उसे शिकार पर जाना था, इसलिए वो जल्दी से स्टील आर्मर बेस के लिए रवाना होने लगता है। वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस की तरफ जा रहा था। वहीं वो कोच जो असल में प्रोफेसर शैन थे, वो अभी के लिए सीसीटीवी कैमरास की मदद से हानशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें लगा था कि हानशन ने अब तक तो
यिनैंग ब्लास्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन जब वो हानशन को देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि हानशन ने तो अभी उसकी प्रैक्टिस शुरू ही नहीं की है। असल में प्रोफेसर शैन के ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल के साथ पुराने कनेक्शंस थे। ऐसे में उनसे बात कर कर वो छिपकर इस एकेडमी में घुस आए थे। उन्होंने ही अपने कनेक्शन की मदद से उनकी यिनैंग मार्शल आर्ट को सी रैंक की मार्शल आर्ट की कैटेगरी में रखवा दिया था, लेकिन अगर उसका ग्रेड देखा जाए तो एक एस रैंक की मार्शल आर्ट से भी ज़्यादा बेहतर थी। उन्हें लगा था कि उस मार्शल आर्ट को परचेस करने के बाद हानशन उसकी प्रैक्टिस करना तुरंत शुरू कर देगा, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि हानशन ने तो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू ही नहीं किया था। जैसे ही उन्हें रियलाइज़ होता है वो तुरंत हानशन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर हानशन आज टेलीपोर्ट होकर स्टील आर्मर बेस चला जाता तो फिर वो कब वहाँ से लौट कर आता इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में जब तक वो लौट आता तब तक तो उनकी यिनैंग ब्लास्ट शायद बैन भी हो जाती। कुछ ही पलों में वो हानशन के पास पहुंच जाते हैं एंड उसे रोककर कहते हैं, हानशन, आखिर तुमने क्यों अब तक यिनैंग ब्लास्ट को प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया है? तो इस पर कोच को वहाँ देखकर तो पहले हानशन शॉक हो जाता है एंड उनसे पूछता है कि आप इतना ज़्यादा हड़बड़ा क्यों रहे हैं? तो कोच, जो प्रोफेसर शैन थे, वो रियलिटी बताते हुए कहते हैं, देखो हानशन, मैं सेंट हॉल का एल्डर प्रोफेसर शैन हूँ। मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाने का ऑफ़र दिया था, लेकिन तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था। मैंने एक मार्शल आर्ट बनाई है जो असल में यिनैंग ब्लास्ट है। यिनैंग ब्लास्ट एक काफ़ी पावरफुल मार्शल आर्ट है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करने में एक रिस्क है। हालांकि तुम्हारे लिए वो रिस्क कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तक इसकी जिसने भी प्रैक्टिस की है उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई है। इस वजह से अगले 2 दिनों में ये मार्शल आर्ट बैन होने वाली है एंड इसके बैन होने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी प्रैक्टिस कर लो एंड इसे ह्यूमंस के लिए सेफ प्रूफ कर दो। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मेरी ये मार्शल आर्ट बैन होने से बच जाएगी। हानशन को अब समझ आ रहा था कि उसका शक एकदम सही था। उसने यिनैंग ब्लास्ट को पढ़ रखा था। वो समझ गया था कि यिनैंग ब्लास्ट को प्रैक्टिस करने में कोई खास रिस्क नहीं है, लेकिन प्रोफेसर शैन सेंट हॉल के एक प्रोफेसर थे। ऐसे में हानशन अभी के लिए उनसे कुछ बेनिफिट्स नहीं निकालता, तो इस सिचुएशन का फ़ायदा ही क्या होता। वो सोच में पड़ जाता है एंड थोड़ा सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अभी के लिए प्रोफेसर शैन से कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ज़रूर निकालेगा। वो प्रोफेसर शैन को घूरते हुए कहता है, देखिए, आपकी यिनैंग ब्लास्ट एक पावरफुल मार्शल आर्ट है, लेकिन उसे प्रैक्टिस करने में रिस्क भी है। ऐसे में मैं उसे फ्री में तो प्रैक्टिस नहीं करने वाला हूँ। तो अब आप मुझे बताइए, आप उसके बदले में मुझे क्या देंगे? ये बात सुनकर तो पहले प्रोफेसर शैन शॉक हो जाते हैं, फिर वो उससे ही पूछते हैं, हानशन, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अभी के लिए यिनैंग ब्लास्ट को प्रैक्टिस करने के बदले में 100 एच जोन लाइसेंस चाहिए, वो भी सेंट हॉल के। ये सुनकर तो प्रोफेसर शैन लगभग बेहोश हो जाते हैं। वो हानशन को समझाते हुए कहते हैं, देखो हानशन, मेरे पास अभी के लिए 100 एच जोन लाइसेंस नहीं है, क्योंकि सेंट हॉल हर साल में मुझे सिर्फ 2 ही एच जोन लाइसेंस देता है। उनमें से कुछ तो मैंने यूज़ कर लिए हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ बचे हुए हैं। यहाँ तक मुझे याद है, मेरे पास अभी के लिए 5 एच जोन लाइसेंस हैं एंड मैं तुम्हें वही दे सकता हूँ। हानशन भी थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है एंड फिर वो प्रोफेसर शैन के कहे मुताबिक यिनैंग ब्लास्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वहाँ से अब वो सीधा स्टील आर्मर बेस के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है। अभी के लिए वो अपने कमरे में था एंड अपने सामने मौजूद एक बीस्ट को देख रहा था। ये असल में एक गिरगिट था जिसे हानशन ने आज से कुछ महीनों पहले क्रिस्टल खिलाया था। क्रिस्टल खाने की वजह से अभी के लिए बीस्ट एक स्केयर्ड ब्लड रैंक का बीस्ट बन गया था। इसकी बीस्ट सोल एक खास टाइप की बीस्ट सोल थी जो किसी को भी एक गिरगिट की एबिलिटी दे सकती थी। मतलब अगर कोई इसकी बीस्ट सोल का यूज़ करता था तो वो खुद को आसपास के माहौल जैसा बना सकता था एंड ऐसे में कोई भी उसे इजीली डिस्कवर नहीं कर सकता था। हानशन जल्दी से इस बीस्ट को मार देता है। उसकी पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, स्केयर्ड ब्लड रैंक का बीस्ट गिरगिट मारा गया। आपको गिरगिट की बीस्ट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए।
ये नोटिफिकेशन देखकर हानशन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लकीली गिरगिट की 20 सोल मिल गई थी। हानशन जल्दी से इसका यूज़ करता है एंड जैसे ही उसका यूज़ करता है उसकी बॉडी एक अजीब से ऑरा से कवर हो जाती है एंड अगले कुछ ही पलों में हानशन आसपास के माहौल में गायब होने लगता है। वो अभी के लिए आसपास के माहौल में पूरी तरह से घुल गया था। अगर कोई उसे ध्यान से ना देखे तो कोई ये पहचान नहीं सकता था कि आसपास कोई खड़ा भी है। ऐसी स्किल एक असैसिन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होती थी एंड हानशन भी एक असैसिन था। ऐसे में ये 20 सोल उसके भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली थी। सीन बदल जाता है एंड हमें हानशन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ अभी के लिए आर्चरी डिपार्टमेंट में आया हुआ था। आज उनका सेमी एनुअल असेसमेंट था। कैंग कहता है, हानशन तुम अक्सर क्लासेस से गायब रहते हो, क्या तुम सेमी एनुअल असेसमेंट पास कर पाओगे? इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे आसानी से पास कर लूँगा। इस पर मैंग उसे समझाता है, हानशन तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए एंड इस सेमी एनुअल असेसमेंट को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि कोच तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं एंड ऐसे में वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती हैं। ये सुनकर हानशन थोड़ा शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये कोच उससे नाराज़ क्यों है। उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। लेकिन उसे कुछ ही पलों में समझ आ जाता है कि वो अक्सर ट्रेनिंग से गायब रहता था। इस वजह से कोच सीटू उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगी। लेकिन हानशन के लिए ट्रेनिंग मैटर भी नहीं करती थी। उसकी आर्चरी सच में काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। अब जिस चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, आखिर वो उसकी बेसिक ट्रेनिंग क्यों लेता। इस वजह से वो अक्सर ट्रेनिंग बंक कर दिया करता था। इधर हमें कोच सीटू को दिखाया जाता है जो आज काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी एंड सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। सुपरवाइज़र भी उनकी मदद कर रहे थे। तभी वहाँ पर हानशन आ जाता है। हानशन को वहाँ देखकर सभी स्टूडेंट्स आकर उससे बातें करने लगते हैं। सभी उसकी तारीफ़ किए जा रहे थे। आर्चरी के इस टेस्ट में 5 रैंकिंग होने वाली थी। सबसे पहली थी डी, दूसरी थी सी, तीसरी थी बी, चौथी थी ए एंड सबसे बेस्ट रैंकिंग, जिसे टॉप लेवल की रैंकिंग कहा जाता था, वो थी एस रैंकिंग। ना के बराबर लोग एस रैंकिंग हासिल कर पाते थे। हानशन को पूरा भरोसा था कि वो एस रैंकिंग हासिल कर लेगा, इसलिए वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। हानशन को वहाँ देखकर सुपरवाइज़र काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन कोच सीटू उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब सुपरवाइज़र हानशन की पॉपुलैरिटी की तारीफ़ करते हैं तो कोच सीटू कहती हैं, पॉपुलैरिटी से क्या फ़र्क पड़ता है, सेमी एनुअल असेसमेंट को पास करने के लिए उसके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए एंड उसे इस पर फोकस करना चाहिए। एंड फिर वो मन ही मन कहती हैं, हानशन तुम अक्सर ट्रेनिंग बंक करते हो, तुम आर्चरी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, लेकिन इसके बावजूद आर्चरी डिपार्टमेंट के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने की बजाय तुम अक्सर हैवी वॉर मशीन या किसी और डिपार्टमेंट के कॉम्पिटिशन्स में बिजी रहते हो। तुम्हारे पास ऐड शूट करने का टाइम है, लेकिन ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का टाइम नहीं है। अगर तुम आज के इस सेमी एनुअल असेसमेंट में फेल हुए, मैं खुद जाकर प्रिंसिपल से बात करूंगी कि वो तुम्हें स्कूल से निकाल दें। अभी के लिए कोच सीटू हानशन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रही थी। अगले कुछ ही पलों में हानशन की टेस्ट की बारी आ जाती है। हानशन जल्दी से एक बो उठाता है एंड एक एरो लेता है एंड उसे सीधा टारगेट के बुलजाई पर शूट कर देता है। लेकिन ये एक स्टेबल टारगेट था। अब बारी थी मूविंग टारगेट की। हानशन एक के बाद एक एरो शूट करता है एंड उसके सारे के सारे एरोज इन मूविंग टारगेट्स की बुलजाई पर जाकर लगते हैं। हानशन ने बहुत ही इजीली सेमी एनुअल असेसमेंट पास कर ली थी एंड उसने एस रैंकिंग हासिल की थी। उसकी परफॉर्मेंस से सुपरवाइज़र काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन हानशन की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद कोच सीटू उससे कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। उल्टा वो तो हानशन पर और ज़्यादा भड़की हुई थी। वो मन ही मन कहती हैं, हानशन तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके बावजूद तुमने आर्चरी क्लब को ज्वाइन नहीं किया, हमारी स्कूल की टीम को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि तुम दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें अपने डिपार्टमेंट की इज्जत की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तुम अपने डिपार्टमेंट को सीरियसली नहीं ले रहे हो। लगता है मुझे तुम्हारा कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना होगा। ये सोचकर वो बाहर आती हैं और एक इंसान को कॉल लगाती हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है,
तो आखिर आज इतने दिनों बाद तुम्हें मुझसे बात करने का समय मिल ही गया। इस पर कोच सीटू कहती हैं, डैड आप जल्दी मुझसे मिलने आइए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। उसके बाद वो कॉल कट कर देती हैं। अभी के लिए वो हानशैन को सबक सिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। इधर हानशैन अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में पार्टी कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड उसके सभी दोस्त उसकी परफॉर्मेंस से शॉक लग रहे थे। टैंग उससे पूछता भी है, हानशैन आखिर तुम तो ट्रेनिंग भी ज्वाइन नहीं करते हो, तो आखिर तुम आर्चरी में इतने ज़्यादा अच्छे कैसे हो कि तुम्हें एस रैंकिंग मिल गई। तो इस पर हानशैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस थोड़ा लकी था, इसमें कोई खास बात नहीं है। अभी वो बातें कर ही रहे थे तभी हानशैन के पास एक मैसेज आता है। जब हानशैन उस मैसेज को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि कोच सीटू ने उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया है, जिसे कोई तो सीटू क्विंग नाम के इंसान लेने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हानशैन सीटू क्विंग कहता है तो ये सुनकर उसके तीनों दोस्त शॉक हो जाते हैं। तो हानशैन उससे पूछता है, आखिर तुम लोग इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो ये नाम सुनने के बाद। इस पर जैंग उसे बताता है, हानशैन सीटू क्विंग हमारे ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल हैं, साथ ही साथ वो आर्मी में आर्चरी की इंस्ट्रक्टर भी हैं। आर्मी में उन्हें सभी लोग स्माइलिंग यामा कहते हैं। ये सुनकर हानशैन शॉक हो जाता है। यामा का मतलब लॉर्ड ऑफ डेथ होता था। ऐसे में सभी लोग उन्हें लॉर्ड ऑफ डेथ क्यों कहते थे? क्या वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे? उसके इस सवाल पर अब मैंग उसे बताता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और स्ट्रिक्ट हैं। एक बार जब वो कुछ लोगों की ट्रेनिंग ले रहे थे तब उन्होंने स्टूडेंट को इतना ज़्यादा ट्रेन किया था कि उस ट्रेनिंग की वजह से लगभग सभी स्टूडेंट हद से ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। उन सभी की हालत खस्ता हो गई थी एंड में उन सभी स्टूडेंट ने परेशान होकर अपने खून से ऑफिशियल्स को एक लेटर लिखा था ताकि वो स्पेशल ट्रेनिंग को बंद कर सकें। हानशैन तुम्हें अब सावधान रहना चाहिए, सीटू क्विंग हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं एंड मुझे लगता है कोच सीटू ने ज़रूर किसी पर्सनल रीज़न की वजह से तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रेनिंग रखी है। ये सुनकर हानशैन भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वहीं उसके सभी लोग उसे इस तरह विदा करने लगते हैं कि जैसे उससे कभी दोबारा मिल ही नहीं पाएंगे। अगले दिन हानशैन स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर आता है जहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं था। ये देखकर हानशैन समझ जाता है कि ज़रूर कोच सीटू ने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से उसके लिए ट्रेनिंग रखी है। जब वो अंदर जाता है तब वहाँ पर कोच सीटू और एक ओल्ड मैन था। कोच सीटू हानशैन से कहती हैं, हानशैन तुमने अकेले ने एस रैंकिंग हासिल की है, इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल ट्रेनिंग रखी है। ये कोच सीटू क्विंग है और यही तुम्हारी आगे की ट्रेनिंग लेंगे, ऑल द बेस्ट। ये कहकर सीटू क्विंग वहाँ से चली जाती हैं। बाहर आने के बाद वो मन ही मन कहती हैं, हानशैन अब मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ जब तुम रोते गिड़गिड़ाते मेरे पास आओगे और इस ट्रेनिंग को रोकने के लिए कहोगे। वो अभी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। इधर सीटू क्विंग हानशैन से हैंडशेक करते हैं, जिसके बाद वो हानशैन को एक आयरन बॉल देते हुए कहते हैं, ये आयरन बॉल तुम्हारे लिए गिफ्ट है। हानशैन उस आयरन बॉल को लेते हुए सीटू क्विंग के हाथों को देखता है एंड वो कुछ ही पलों में समझ जाता है कि ज़रूर सीटू क्विंग ने एलॉय पाम नाम की हाइपर जीनाट की प्रैक्टिस की है, जो किसी इंसान के जीन्स को चेंज कर कर उसके नॉर्मल हैंड्स को एलॉय हैंड्स में बदल सकती है। हानशैन भी इस तरह की हाइपर जीनाट की प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि इस तरह की हाइपर जीनाट की प्रैक्टिस सिर्फ इवॉल्वर कर सकते थे एंड हानशैन अभी तक एक इवॉल्वर बना नहीं था। इस वजह से वो चाहकर भी इस तरह की किसी हाइपर जीनाट की प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। कोच सीटू ट्रेनिंग की स्टार्टिंग में ही हानशैन को 3 घंटे के लिए स्क्वाट्स परफॉर्म करने के लिए कहते हैं एंड ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से हानशैन कहता है, कोच सीटू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, असल में मेरी वैसे तो बहुत सारी हॉबीज़ नहीं हैं, लेकिन मुझे ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या ट्रेनिंग के ख़त्म होने के बाद आप मेरे साथ एक ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग मैच खेलेंगे? उसकी बात सुनकर सीटू क्विंग जल्दी से उसे देखते हैं एंड कहते हैं, क्या तुम्हें ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग मैच खेलना है? अरे उसके लिए ट्रेनिंग खत्म होने का इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है, वो तो हम अभी ही शुरू कर सकते हैं। ये कहकर वो हानशैन को एक ज़ोरदार पंच मारते हैं। वो पंच अभी के लिए तेज़ी से हानशैन की तरफ बढ़ रहा था। उनके पंच की मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा अजीब थी।
इस वजह से उन्हें लगा था कि हानशन पहचान नहीं पाएगा कि एक ब्लैक पंच है, लेकिन हानशन ने इजीली पहचान लिया था एंड वो आसानी से इस पंच को डॉच कर देता है। हानशन की परफॉर्मेंस ने उन्हें भी खुश कर दिया था। हानशन की बारी थी अब हानशन एक जोरदार पंच मारता है। वो पंच तेजी से सीटू क्विंग की तरफ बढ़ रहा था। सीटू क्विंग उसे ध्यान से देखते हैं, लेकिन उन्हें उसमें किसी भी तरह का मोमेंटम नहीं दिखता है, ना ही उन्हें किसी भी तरह का किलिंग इंटेंट फील होता है। इस वजह से उन्हें लगता है कि एक वाइट फिस्ट है एंड वो उस पंच को डॉज नहीं करते हैं। इस वजह से वो पंच सीधा जाकर उनके चेहरे पर लगता है एंड दैट मोमेंट पर उन्हें पता चलता है कि ये पंच असल में एक ब्लैक फिस्ट थी। हानशन की परफॉर्मेंस ने उन्हें अभी के लिए शॉक कर दिया था। वो समझ गए थे कि हानशन एक बहुत ही अच्छा ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग प्लेयर है। इधर हमें कोच सीटू को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो मन ही मन सोचते हुए कहती हैं, हानशन, मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम किस तरह मेरी डैड की खतरनाक ट्रेनिंग को झेल पाते हो। आर्मी में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनकी ट्रेनिंग को झेल पाए। ऐसे में तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल इंसान के लिए तो ये नामुमकिन ही होगा। यही सोचते हुए वो अभी के लिए ट्रेनिंग सेंटर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में ट्रेनिंग सेंटर के अंदर एंटर करती हैं, लेकिन जब वहां जाकर वो वहां के नज़ारे को देखती हैं तो उन्हें अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं होता है। अभी के लिए उसकी स्ट्रिक्ट डैड हानशन के साथ ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग मैच खेल रहे थे एंड वो हानशन से बहुत ही ज़्यादा हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। इस तरह हंसकर तो उन्होंने कभी कोच सीटू से भी बात नहीं की थी, जबकि वो तो उनकी ही बेटी थी। जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो सीटू को इनके पास जाकर कोच सीटू कहती हैं, डैड आखिर आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए कहा है एंड आप इस तरह ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग में टाइम पास कर रहे हैं। तो इस पर कोच सीटू को उसे समझाते हुए कहते हैं, सीटू देखो, हानशन एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान है, साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है। तो मैं अभी के लिए उसकी ट्रेनिंग की चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि उसके जैसा अच्छा आर्चर यहाँ तक कि हमारे पूरे ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में नहीं होगा। ऐसे में उसे अभी के लिए किसी भी तरह की स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस उसे कुछ टेक्निक्स सिखानी है, जो मैं उसे वक्त के साथ सिखा दूंगा। तुम अभी के लिए चिंता मत करो। उनकी बात सुनकर कोच सीटू को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अभी के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकती थी एंड फाइनली उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं एंड अब ये चीज़ कोच सीटू की बर्दाश्त से बाहर चली जाती है। वो फाइनली स्पेशल ट्रेनिंग को एंड कर हानशन को अपने साथ उनके ऑफिस में चलने के लिए कहती हैं। जब हानशन उनके ऑफिस में जाता है तो वो हानशन से कहती हैं, देखो हानशन, तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड आर्चर हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने अभी तक हमारी टीम को ज्वाइन नहीं किया है, हमारी आर्चरी क्लब को ज्वाइन नहीं किया है एंड ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अपने डिपार्टमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। इस सेमेस्टर के एंड में इंटर कॉलेजिएट आर्चरी कॉन्टेस्ट होने वाला है एंड मैं चाहती हूँ कि तुम उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लो। हानशन को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस वजह से उसने बहुत ही ईजीली उस सीटू की बात मान ली थी, जिसके बाद वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है एंड वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर जब वो अपना फ़ोन चेक करता है, तब वहाँ पर उसके पास पिंक क्विंग का मैसेज आया था। पिंक क्विंग को वैली ऑफ डेविल डेजर्ट में एक स्केर्डबर्ड रैंक का बीस्ट मिला था एंड वो उसके शिकार में हानशन की मदद चाहती थी। हानशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। अगले दिन वो स्टील आर्मर बेच जाता है एंड वहाँ से सीधा पिंकविंग के साथ शिकार पर निकल जाता है। रास्ते में वो पिंकविंग से इस बीस्ट के बारे में पूछता है तो पिंकविंग उसे बताती है वो बीस्ट देखने में एक रॉकमैन जैसा है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास उसका एक वेपन है एंड वो ज़रूर एक स्केर्डबर्ड रैंक का गियर होगा। वो वेपन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। उस वेपन के हमले को सहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। उस वेपन के एक ही हमले से इंसान मारा भी जा सकता है। ये इतना खतरनाक वेपन है। हानशन भी उसकी बात सुनकर अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। वो भी देखना चाहता था कि किस तरह का बीस्ट है। कुछ टाइम तक सफ़र करने के बाद वो लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो बीस्ट मौजूद था। अभी के लिए वो बीस्ट एक दलदल के बीच में बैठा हुआ था
लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इसका साफ साफ मतलब ये था कि ये बीस्ट दलदल पर भी चल सकता था। हानशन जब उसे ध्यान से देखता है तो उस बीस्ट को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये बीस्ट देखने में बहुत ही ज़्यादा खूंखार एंड हद से ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके हाथों में एक बड़ा सा हथौड़ा था जो उसे और ज़्यादा खतरनाक बना रहा था। इस बीस्ट के हमले से पिंगुइन के 2 साथी तक मारे गए थे। ऐसे में इस बीस्ट को कम नहीं आंका जा सकता था। आइंस्टाइन भी सिचुएशन को समझ रहा था। वो देखता है कि वो बीस्ट अभी के लिए दलदल के बीचों बीच बैठा है, इसलिए वो पूछता है, क्या तुम्हारे पास स्केयर्ड ब्लड रैंक के पंख हैं? तो इस पर पिंगुइन उसे बताती है, नहीं, अभी के लिए मेरे पास मेरी स्केयर्ड ब्लड रैंक के पंख नहीं हैं, लेकिन हाँ, मेरे पास एक स्केयर्ड ब्लड रैंक का एरो है, शायद इसकी मदद से तुम उसे मार पाओ। उस एरो को देखकर ही हानशन समझ गया था कि ये उसके किसी काम नहीं आने वाला है, इसलिए वो एरो नहीं लेता है एंड तेजी से उस दलदल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जाते जाते कहता है, पिंगुइन, मैं इस बीस्ट को संभाल लूँगा, तुम बस ये डिसाइड करो कि शिकार कंप्लीट होने के बाद हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। ये कहकर हानशन तेजी से उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है। अभी के लिए उसने काले पंखों वाले बीस्ट के पंख बाहर निकाल लिए थे, लेकिन दुख की बात ये थी कि ये पंख सिर्फ प्रिमिटिव रैंक के पंख थे। ऐसे में इनकी स्पीड हद से ज़्यादा कम थी। हानशन बहुत ही साइलेंटली उस बीस्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस वजह से उसे लगा था कि शायद वो बीस्ट उसे नोटिस नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ने पर वो बीस्ट तुरंत हानशन को नोटिस कर लेता है। उस बीस्ट की आईसाइट सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हानशन को नोटिस करते ही वो तेजी से हानशन की तरफ बढ़ता है एंड उस पर एक ज़ोरदार हमला कर देता है। हानशन जल्दी से उसके हथौड़े से बचता है, लेकिन वो बीस्ट अभी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। वो एक के बाद एक लगातार हानशन पर हमला करना जारी रखता है। उसके कुछ हमले हानशन को लगते भी हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हानशन के पास क्रिस्टल चींटी का आर्मर था। इस वजह से उन हमलों से हानशन बुरी तरह से घायल नहीं हुआ था, वरना तो ये हमले इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि हानशन बस एक हमले से ही मारा जा सकता था। हानशन समझ गया था कि इस तरह डॉज कर कर तो वो इस बीस्ट को नहीं मार पाएगा। उधर वो बीस्ट जल्दी से हानशन पर एक और पावरफुल हमला करता है। हमला इतना तेज था कि हानशन उसे डॉज नहीं कर सकता था, इसलिए वो जल्दी से दलदल की तरफ नीचे बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर पिंगुइन को उसकी चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हानशन दलदल से टच होते ही उस दलदल में ही समा जाएगा। वो अपना एरो निकालकर हानशन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन हानशन उसे ऐसा करने से रोक देता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन तभी उसकी नज़रें अचानक से हानशन पर पड़ती हैं, जो अभी के लिए नीचे गिर रहा था। वो दलदल को टच होने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सैंडवॉर्म आ जाता है, जो देखने में गोल्डन कलर का था। एंड इससे पहले कि हानशन दलदल में समा पाता, वो सैंडवॉर्म हानशन को अपने ऊपर धारण कर लेता है। हानशन उस सैंडवॉर्म के सर पर खड़ा था एंड तेजी से अभी के लिए उस बीस्ट की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से हानशन अपने खंजर निकालता है एंड पार्टिकल्स का यूज़ करता है। उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बीस्ट हानशन पर हमला करता है, लेकिन हानशन उसके हमले को डॉज कर कर उसके पीछे चला जाता है एंड मौका मिलते ही अपने खंजरों से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। हानशन ने एक ही हमले में उस बीस्ट को मार दिया था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग अभी के लिए शॉक में चले गए थे। सभी अच्छी तरह से इस बीस्ट की पावर को जानते थे, फिर भी हानशन ने इसे सिर्फ एक ही हमले में मार दिया। ये सच में बताता था कि हानशन असल में कितना ज़्यादा पावरफुल है। उस बीस्ट के मरने के बाद हानशन उस बीस्ट का हथौड़ा उठाता है एंड वहाँ से पिंगुइन की तरफ आने लगता है। जब वो पिंगुइन के पास पहुँचता है तो पिंगुइन उससे पूछती है, हानशन, क्या तुम्हें उस बीस्ट की बीस्ट सोल हासिल हुई? तो इस पर हानशन उसे बताता है कि उसे बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है एंड इस बीस्ट को खाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बीस्ट की पूरी बॉडी पत्थर की बनी है। ऐसे में पिंगुइन को अभी के लिए शिकार में सिर्फ उस बीस्ट का ये हथौड़ा मिला था।
ये हथौड़ा अच्छा तो था, लेकिन ओवरऑल उन्हें शिकार में कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। आइंस्टाइन बताता है कि ये हथौड़ा हद से ज़्यादा भारी है, ऐसे में इसकी कीमत कुछ लाख रुपए तो होगी ही। पिंकविंग, मैंने उस बीस्ट को मार दिया है, तो अब तुम मुझे बताओ, आखिर तुम मुझे किस तरह रिपे करोगी। आइंस्टाइन को लग रहा था कहीं पिंकविंग उस पर शक ना करे कि वो झूठ बोल रहा है कि उसे बीस्ट की 20 सोल हासिल नहीं हुई है। लेकिन तभी पिंकविंग कहती है, आइंस्टाइन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम उन बहुत ही कम लोगों में से हो जो मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, एंड मैं खुशी के साथ कह रही हूँ कि तुमने आज अपनी वैल्यू प्रूव कर दी है। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें एक डिनर पर लेकर जाऊंगी, एंड साथ ही साथ तुम इस हथौड़े को बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा भी दूंगी। आइंस्टाइन उसकी बात सुनकर मान जाता है। वहाँ से वो सीधा स्टील आर्मर बेस आ जाता है। वो अभी के लिए ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल जाने ही वाला था, लेकिन उसके पास क्विन जुआन का कॉल आ जाता है, जिसने उसे ऑफिस में बुलाया था। आइंस्टाइन वहाँ से सीधा क्विन जुआन के ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में अभी के लिए उसके अलावा लगभग गॉड शूटिंग ग्रुप के सभी लोग मौजूद थे। यहाँ पर स्पेशल टीम के लोग भी मौजूद थे, जो सभी लोग अभी के लिए क्विन जुआन को ही देख रहे थे। आइंस्टाइन के वहाँ आते ही क्विन जुआन बोलना शुरू करती है, अब से कुछ महीनों बाद मैं इवॉल्व हो जाऊंगी एंड दूसरे डेमन वर्ल्ड में चली जाऊंगी, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मुझे अभी के लिए हमारे गॉड शूटिंग ग्रुप के लिए एक लीडर एंड हमारी स्पेशल टीम के लिए एक रीडर को रिक्रूट करना है। गॉड शूटिंग ग्रुप के लीडर के तौर पर मैंने यांगली को चुना है, एंड रही बात हमारी स्पेशल टीम की, तो उसके लिए मैंने आइंस्टाइन का नाम नॉमिनेट किया है। क्विन जुआन की बात सुनकर सभी लोग अभी के लिए शॉक में चले गए थे। सुशाओ एंड कार्ड अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि आइंस्टाइन यांगली से काफ़ी अच्छा इंसान है। ऐसे में स्पेशल टीम का लीडर जब वो होगा, तो उन्हें यांगली की तरह किसी भी तरह के फालतू के मैटर्स में नहीं खींचेगा एंड उन्हें बिना वजह परेशान नहीं करेगा। आइंस्टाइन को भी पहले इस डिसीजन से शॉक लगा था, लेकिन फिर वो समझ गया था कि क्विन जुआन अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को अलग अलग रखती है। भले ही यांगली उसकी फ्रेंड थी, लेकिन जब बात नॉमिनेशन की आई थी, तब उसने आइंस्टाइन का नाम दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि आइंस्टाइन ही स्पेशल टीम का लीडर बनने के लायक है। वैसे तो आइंस्टाइन को किसी भी तरह की पोजीशन में, किसी भी तरह की पोस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो स्पेशल टीम का लीडर बनना चाहता था, क्योंकि स्पेशल टीम का लीडर बनने के बाद वो इनसाइड चैनल से अपने लिए कई सारी ऐसी चीज़ें खरीद सकता था जो नॉर्मल लोग कभी नहीं खरीद पाते। इस वजह से अभी के लिए वो इस डिसीजन के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाता है। लेकिन यांगली इस डिसीजन के साथ नहीं थी। वो क्विन जुआन से कहती है, लीडर, मेरे हिसाब से मैं स्पेशल टीम की लीडर बनने के लायक हूँ एंड आइंस्टाइन से कई गुना ज़्यादा बेहतर भी हूँ। तो क्विन जुआन कहती है, यांगली, तुम्हारा कैरेक्टर स्पेशल टीम का लीडर बनने के हिसाब से सही नहीं है। मैंने आइंस्टाइन का नाम नॉमिनेट कर दिया है। अभी के लिए मैं इस डिसीजन को चेंज नहीं करने वाली हूँ एंड इस पर आगे कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब तुम सब लोग यहाँ से जा सकते हो। क्विन जुआन के ऐसा कहते ही उस कमरे से लगभग सभी लोग चले जाते हैं। कमरे में अभी के लिए सिर्फ यांगली, आइंस्टाइन एंड क्विन जुआन बचे हुए थे। सभी के वहाँ से जाते ही यांगली कहती है, क्विन जुआन, मैं अभी के लिए आइंस्टाइन से कंपटीशन करना चाहती हूँ, ताकि मैं प्रूव कर सकूँ कि स्पेशल टीम का लीडर बनने के लायक मैं हूँ, ना कि आइंस्टाइन। क्विन जुआन अभी के लिए उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, लेकिन फिर वो मान जाती है। वो लोग वहाँ से होलोग्राफिक इक्विपमेंट हॉल आ जाते हैं, जहाँ पर क्विन जुआन उन दोनों से कहती है, तुम दोनों अभी के लिए लॉग इन करो और एक टेस्ट दो। अगर इस टेस्ट में यांगली तुम जीत गई, तो मैं तुम्हें स्पेशल टीम का लीडर बना दूंगी। इधर सुशाओ, जो ट्रेनिंग कर कर जस्ट बाहर निकला ही था, उसकी नज़र इन तीनों पर पड़ती है एंड वो सोच में पड़ जाता है, आखिर ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन सुशाओ के कुछ समझ पाने से पहले ही ये तीनों होलोग्राफिक इक्विपमेंट हॉल के अंदर चले गए थे। सुशाओ जल्दी से स्क्रीन के पास जाकर ये चेक करता है कि आखिर यांगली और आइंस्टाइन कौन सा टेस्ट दे रहे हैं। जब उसे पता चलता है
ये दोनों आर्चरी टेस्ट दे रहे हैं तो उसे समझ आने लगता है कि ज़रूर यांगली अभी के लिए हानशेन से कम्पीट कर कर खुद को बेहतर साबित करना चाहती है। वो यांगली की कैपेबिलिटी जानता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो हानशेन का टेस्ट देखेगा एंड पेमेंट करने के बाद वो भी होलोग्राफिक इक्विपमेंट हॉल के अंदर आ जाता है। होलोग्राफिक इक्विपमेंट हॉल के अंदर एक वर्चुअल वर्ल्ड था जिसकी लेंथ लगभग 2 किलोमीटर थी। इस 2 किलोमीटर के एरिया में एक बहुत ही घना जंगल था। इस जंगल में 2 तरह की बर्ड्स थी। पहली थी ब्लैक कलर की बर्ड एंड दूसरी थी वाइट कलर की बर्ड। ये दोनों तरह की बर्ड्स एक साथ झुंड में आर्चर के सामने आती थी। आर्चर को ब्लैक कलर की बर्ड को शूट करना होता था एंड वाइट कलर की बर्ड को शूट नहीं करना होता था। अगर कोई आर्चर टेस्ट के दौरान वाइट कलर की बर्ड को शूट कर देता था तो तुरंत ही डिस्क्वालीफाई हो जाता था। टेस्ट के रिजल्ट को रैंक्स में बांटा गया था। सबसे लो रैंक थी डी रैंक एंड सबसे टॉप रैंक थी एस रैंक। क्विंजुआन को अभी के लिए पूरी उम्मीद थी कि हानशेन इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा। वो ये प्रे भी कर रही थी कि इस टेस्ट में हानशेन जीत जाए। हालांकि यांगली उसकी फ्रेंड थी, लेकिन क्विंजुआन अच्छी तरह से जानती थी कि यांगली का गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता था। ऐसे में क्रिटिकल सिचुएशन में वो सही डिसीजन नहीं ले सकती थी। स्पेशल टीम मिलिट्री से जुड़ी हुई थी। ऐसे में एक गलत डिसीजन स्पेशल टीम को बंद करा सकता था। इस वजह से क्विंजुआन अभी के लिए यांगली को स्पेशल टीम का लीडर नहीं बना सकती थी। यांगली अभी के लिए इस बात से चिड़ी हुई थी कि अगर हानशेन स्पेशल टीम का लीडर बन जाता तो यांगली को हानशेन के अंडर काम करना पड़ता एंड वो हानशेन के अंडर काम नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वो हानशेन के साथ कम्पीट कर कर खुद को बेहतर प्रूव कर कर खुद स्पेशल टीम का लीडर बनना चाहती थी। क्विंजुआन भी ये बात समझ रही थी। इस वजह से वो हानशेन की जीतने के लिए प्रे कर रही थी। इधर हानशेन अभी के लिए उस जंगल के सामने खड़ा हुआ था। उसके हाथ में बो और एरो था। वो पूरी तरह से तैयार लग रहा था। तभी अचानक से उसके पास कई सारी ब्लैक एंड वाइट बर्ड्स आ जाते हैं एंड हानशेन एक के बाद एक ब्लैक बर्ड्स को शूट करना शुरू कर देता है। वो बहुत ही तेज़ी से ब्लैक बर्ड्स को शूट करते जा रहा था। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि ब्लैक बर्ड शूट होने के बाद ये पता चलता था कि उस एरिया में असल में एक ब्लैक बर्ड थी। जंगल में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। ऐसे में किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए ये पहचान पाना कि ब्लैक बर्ड अभी के लिए कहाँ पर है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन इसके बावजूद हानशेन बहुत ही तेज़ी से उन्हें शूट किए जा रहा था, जो उसकी कैपेबिलिटी बताती थी। हानशेन के परफॉर्मेंस ने अभी के लिए क्विंजुआन और सू शाओ को भी शॉक कर दिया था। दोनों को ही पता था कि हानशेन बहुत ही ज़्यादा कैपेबल इंसान है, लेकिन दोनों को ही नहीं लगता था कि हानशेन इतना ज़्यादा अच्छा होगा। पर आज उन्हें समझ आ रहा था कि हानशेन असल में कितना ज़्यादा अच्छा है। हानशेन उन बर्ड्स को शूट करना जारी रखता है। फाइनली कुछ ही मिनट्स में उसने टेस्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद वो हॉल से बाहर आ जाता है। इधर यांगली 10 मिनट बाद अपने हॉल से बाहर आती है। पहले से ही उन लोगों को वहाँ पर देखकर पहले तो उसे शॉक लगता है, लेकिन वो अपने रिजल्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। वो क्विंजुआन को अपना रिजल्ट दिखाते हुए कहती है, मुझे ए रैंक मिली है। क्विंजुआन उसका रिजल्ट देखती है तो उसकी तारीफ़ करते हुए कहती है, ये तुम्हारा आज तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट है। तुमने टोटल 964 बर्ड्स मारी हैं। तुम्हारी ये परफॉर्मेंस सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर दुख की बात यह है कि हानशेन ये कंपटीशन जीत चुका है। ये सुनकर यांगली को कुछ समझ नहीं आता है। वो जल्दी से हानशेन की तरफ देखती है तो हानशेन उसे अपना रिजल्ट दिखा देता है। हानशेन को एस रैंकिंग मिली थी। ये देखकर यांगली की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि एस रैंकिंग सिर्फ उसी इंसान को मिलती थी जो इंसान सभी की सभी 1000 ब्लैक बर्ड्स को मार देता था एंड एक भी वाइट बर्ड को शूट नहीं करता था, वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर। आज तक सिर्फ एक ही इंसान को एस रैंकिंग मिली थी एंड हानशेन वो दूसरा था जिसे एस रैंकिंग मिल पाई थी। यांगली अभी के लिए शॉक में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। इधर क्विंजुआन कहती है, तो फाइनली अब सब डिसाइडेड हो चुका है। हानशेन स्पेशल टीम का लीडर होगा एंड तुम गॉड शूटिंग ग्रुप की लीडर होगी। अब इस बात पर कोई और डिस्कशन नहीं होगा।
ये कहकर क्विंजुआन वहाँ से चली जाती है। हानशेन भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यांगली भी वहाँ पर नहीं रुकती है। इधर शूशाओ, जिसने पूरा का पूरा टेस्ट देखा था, उसने डिसाइड किया था कि वो हानशेन की इस वीडियो को, जिसमें उसने डार्क फॉरेस्ट में जाकर ब्लैक बर्ड को शूट किया था, उसे ऑनलाइन अपलोड कर देगा ताकि सभी लोग उसकी कैपेबिलिटी जान पाएँ। लेकिन फिर उसने डिसाइड किया था कि वो हानशेन के फेस को ब्लर कर देगा ताकि हानशेन किसी मुसीबत में ना पड़े। एंड यही सोचकर थोड़ी एडिटिंग करने के बाद वो हानशेन की वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर देता है। अपलोड होते ही वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। सभी लोग अभी के लिए शॉक में थे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि दशकों बाद किसी ने दोबारा से एस रैंक हासिल की है। आज तक एक ही इंसान एस रैंक हासिल कर पाया था एंड वीडियो में जो इंसान दिख रहा था वैसा दूसरा इंसान था जो एस रैंक हासिल कर पाया है। सभी को इस वीडियो पे शक भी था, पर ये वीडियो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से अपलोड हुई थी। ऐसे में ये वीडियो फेक भी नहीं हो सकती थी। इधर मैंगली जब इस वीडियो को देखती है तो उसे अब समझ आता है कि हानशेन को एस रैंकिंग क्यों मिली थी। एंड अब उसने भी मान लिया था कि हानशेन आर्चरी में उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। इधर हानशेन वहाँ से ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल आ जाता है। वह भी के लिए आर्चरी कोर्ट में था, जहाँ पर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने स्कूल की टीम को ज्वाइन कर लिया है। तो इस पर हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैं भी तो आर्चरी डिपार्टमेंट का ही स्टूडेंट हूँ ना, ऐसे में मैं टीम ज्वाइन क्यों नहीं करता। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर कोच C2 आ जाती हैं, जो इन सभी को एक वीडियो दिखाती हैं। उस वीडियो में एक लड़का था जो एक के बाद एक एरो शूट करते जा रहा था एंड उसने अपने हर एक एरो से अपने एक अपोनेंट को मैच से बाहर कर दिया था। कोच C2 बताती हैं ये लड़का जीवू है, जो सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी का स्टूडेंट है एंड हमारी कंट्री का नंबर 1 प्लेयर है। मिलिट्री लीग में ये बंदा जिस भी डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट करता है वो डिपार्टमेंट वो मिलिट्री लीग ज़रूर जीतता है। एंड इस बार इस बंदे ने आर्चरी डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट किया है। सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे जीवू कितना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि आज से कुछ सालों पहले जीवू ने लगभग हर एक डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट किया था एंड उस अकेले बंदे की वजह से पूरी की पूरी सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी सभी के सभी डिपार्टमेंट के कंपटीशन में टॉप पर आई थी। इस बंदे की वजह से फाइनली सभी को अपने रूल्स बदलने पड़े थे एंड फिर उन्हें ये रूल बनाना पड़ा था कि कोई एक इंसान किसी एक ही डिपार्टमेंट से लीग में पार्टिसिपेट कर सकता है। उन्हें नहीं लगा था कि इस बार जीवो आर्चरी डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अब उनकी मुश्किल बढ़ने वाली थी। कोच C2 हानशेन से पूछती हैं, हानशेन, तुम जीवू के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम उसे हरा पाओगे? तो इस पर हानशेन कहता है, मैं उसे हरा पाऊंगा या नहीं ये तो हमें तभी पता चलेगा जब मेरा और उसका कंपटीशन में आमना सामना होगा। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद बाकी सभी लोगों को वो घमंडी लगता है, लेकिन हानशेन अभी के लिए अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंट था। हानशेन को पूरा भरोसा था जब तक उसका सामना एक इवॉल्वर से नहीं होता है तब तक वो आर्चरी में हर एक इंसान को हरा सकता है। जीवू के बाद कोच C2 एक दूसरा वीडियो दिखाती हैं। उस वीडियो में एक बंदा था जो डार्क फॉरेस्ट में एक के बाद एक ब्लैक बर्ड्स को शूट किए जा रहा था, लेकिन उस वीडियो में उन लोगों को सामने वाले का चेहरा नहीं दिख रहा था। अगले कुछ ही पलों में वो बंदा सारी की सारी ब्लैक बर्ड्स को शूट कर लेता है एंड एस रैंक हासिल करता है। उस वीडियो को देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इधर हानशेन ये समझ गया था कि ये उसका वीडियो है। उसे नहीं लगा था कि उसका वीडियो कोई लीक भी कर देगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि आखिर ये काम किसने किया था। इस वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो C2 उससे पूछती हैं, हानशेन, तुम्हें क्या लगता है कि ये बंदा तुमसे बेहतर है? ये सुनकर हानशेन थोड़ा सोचकर कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है
हम दोनों सेम लेवल पर होंगे। ये वीडियो उसी का था। ऐसे में आखिर हानशेन ने कैसे कह सकता था कि ये उस बंदे से कमज़ोर है या वीडियो वाला बंदा उससे कमज़ोर है। हानशेन का जवाब सुनकर कोच सीटू काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो समझ गई थी हानशेन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो जोश के साथ कहती हैं, तुम सभी तैयार हो जाओ। इस बार हम ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल वाले सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी को ज़रूर हराएंगे एंड ये लीग अपने नाम करेंगे। ये लीग हम ही जीतेंगे। कोच सीटू अभी के लिए फुल जोश में थी। उन्हें देखकर सभी स्टूडेंट भी जोश में आ गए थे। थोड़ी देर तक और डिस्कशन करने के बाद हानशेन और उसके दोस्त वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर ही उनकी मुलाकात पिंकविंग से हो जाती है। पिंकविंग कहती है, हानशेन क्या तुम अभी थोड़ा फ्री हो? देखो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूँगी, तो चलो फिर चलते हैं। ये कहकर वो हानशेन के दोस्तों की तरफ मुड़ती है और कहती है, अगर मैं हानशेन को अपने साथ ले जाऊंगी तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो इस पर उसके दोस्त कहते हैं, भला हमें क्या प्रॉब्लम होगी, तुम ले जाओ इसे अपने साथ। जिसके बाद वो जाते हुए हानशेन को देखते हुए कहते हैं, हानशेन तुम सच में बहुत ही ठरकी इंसान हो। पहले से ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैनरेन है और अब तुम पिंकविंग पर भी नज़र डाल रहे हो। एक दिन तुम सच में बहुत बुरी तरह से फंसोगे। अब वो लोग कहाँ जानते थे कि हानशेन को पिंकविंग से हमेशा एक खतरा महसूस होता था एंड वो जितना हो सके पिंकविंग से बचने की कोशिश करता था। लेकिन पिंकविंग की वजह से उसे कई बार अच्छी डील्स मिल जाती थी। इस वजह से वो हमेशा पिंकविंग से भागता भी नहीं था। पिंकविंग वहाँ से हानशेन को एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है जिसका नाम क्वीन रेस्टोरेंट था। ये रेस्टोरेंट एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। वो लोग अभी के लिए एक प्राइवेट कमरे में बैठे हुए थे जहाँ से उन्हें एक जगह का सीन दिख रहा था। नीचे एक बहुत बड़ा हॉल था जिसके अंदर एक बैटलफील्ड था। बैटलफील्ड के चारों तरफ कई लोग बैठे हुए थे एंड बैटलफील्ड पर अभी के लिए एक फाइट चल रही थी जो नॉर्मल लोगों की फाइट नहीं थी बल्कि इवॉल्वर्स की फाइट थी। उस फाइट को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा जोश में आ रहे थे। हानशेन पिंकविंग से इस बारे में पूछता है तो पिंकविंग उसे बताती है, ये हमारे गॉड वॉर फाइटिंग क्लब का अरीना है एंड यहाँ पर अभी के लिए इवॉल्वर्स के बीच मैच चल रहा है। सभी लोग इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इवॉल्वर्स के पास अपनी कुछ खास एबिलिटीज़ होती हैं जिनके बारे में तुम्हें तब पता चल जाएगा जब तुम इवॉल्व होगे। एंड साथ ही साथ आज यहाँ पर क्वीन का मैच होने वाला है। इस वजह से सभी लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हानशेन उससे क्वीन के बारे में पूछता है तो पिंकविंग उसे बताती है, क्वीन हमारे गॉड वॉरियर फाइटिंग क्लब की मेंबर है एंड एक बहुत ही पावरफुल इवॉल्वर है। उसकी पावर तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। अगले कुछ ही पलों में बैटलफील्ड पर चल रही फाइट खत्म हो जाती है। मैच खत्म होते ही होस्ट अगली मैच के बारे में अनाउंस करते हुए कहता है, तो सभी लोग अब ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी क्वीन का। आज उनका 1000वां मैच है एंड हम देखेंगे कि आज भी वो मैच जीत पाती हैं या नहीं। होस्ट के अनाउंस करती ही वहाँ पर क्वीन एंटर करती है जिसने मास्क से अपना चेहरा ढक रखा था। लेकिन हानशेन उसके ऑरा से ही समझ गया था कि ये लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्वीन का अपोनेंट जू क्विंग नाम का एक बंदा था जिसने अलॉय हैंड में मास्टरी कर रखी थी। अगले कुछ ही पलों में उन लोगों का मैच शुरू हो जाता है। जू क्विंग जल्दी से क्वीन पर अपने अलॉय पाम से हमला करता है। उसका हमला सीधा जाकर क्वीन के चेहरे पर लगता है। लेकिन इतना पावरफुल हमला लगने के बाद भी क्वीन अपनी जगह से हिलती तक नहीं है। इधर जू क्विंग जल्दी से एक फुटवर्क का इस्तेमाल करता है एंड वहाँ से थोड़ा दूर जाकर दोबारा से जल्दी से क्वीन के पास आता है एंड उस पर दोबारा से हमला करता है। लेकिन उसका पंच दोबारा से लगने के बावजूद क्वीन अपनी जगह से हिली नहीं थी। उसकी पावर देखकर अभी के लिए हानशेन की आंखें खुली की खुली रह गई थी।
इधर बैटलफील्ड पर क्वीन कहती है, हो गया तुम्हारा, अब मेरी बारी है। ये कहकर वो अपना हाथ आगे करती है। अचानक से उसके हाथ से एक खतरनाक एनर्जी निकलती है जो किसी भी चीज़ को काटने के लिए बिल्कुल तैयार थी। एंड क्वीन अपने एक ही स्ट्राइक से जो क्वीन को मार देती है। क्वीन के इस खतरनाक परफॉर्मेंस ने सभी को शॉक कर दिया था। सभी लोग जोर जोर से उसे चीयर करने लगते हैं। इधर क्वीन की परफॉर्मेंस से तो हानशन भी शॉक में था। तभी पिंगुइन कहती है, अब तुम समझ रहे हो क्वीन कितनी ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम चाहो तो तुम भी उसके जितने पावरफुल बन सकते हो। बस तुम्हें हमारे गॉड वॉरियर फाइटिंग क्लब को ज्वाइन करना होगा। ये सुनकर हानशन उसे घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हारे गॉड वॉरियर फाइटिंग क्लब के बारे में जानता हूँ। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि क्वीन की सक्सेस के पीछे सिर्फ गॉड वॉरियर फाइटिंग क्लब तो नहीं है, ज़रूर उसके पास कुछ ऐसा है जो सभी के पास नहीं है और सिर्फ उसके पास है। तो इस पर पिंगुइन उसे बताती है, हाँ, क्वीन के पास अपनी कुछ खास एबिलिटीज़ हैं। एंड उसकी सबसे बड़ी खासियत है उसका एक फुटवर्क। उसका वो फुटवर्क बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड जब वो उसका यूज़ करती है तब कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता है। ये फुटवर्क उसने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा है। एंड उसके अलावा इस पूरी दुनिया में वो फुटवर्क सिर्फ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ही जानते हैं। यहाँ तक कि मैं भी वो फुटवर्क नहीं जानती हूँ। ये सुनकर हानशन अभी के लिए शॉक में था। तभी पिंगुइन आगे कहती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम ये सब चीज़ें सीख सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें हमारे गॉड वॉरियर फाइटिंग क्लब को ज्वाइन करना होगा। एंड अगर तुम हमारी फैमिली की सीक्रेट स्किल सीखना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अचानक से इस प्रपोजल ने हानशन को शॉक कर दिया था। वो किसी तरह सिचुएशन को संभालता है एंड डिनर ख़त्म कर कर वहाँ से बाहर आ जाता है। आज क्वीन को देखकर हानशन फुल मोटिवेट हो गया था। अब वो भी जल्द से जल्द एक इवॉल्वर बनना चाहता था। वो अपनी करंट कंडीशन चेक करता है। उसकी एज 18 साल थी। उसका लाइफ स्पैन 200 साल का था। उसके ऑर्डिनरी जीन पॉइंट्स, प्रिमिटिव जीन पॉइंट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गए थे। उसके पास 64 म्यूटेंट जीन पॉइंट्स एंड 50 स्केयर्ड ब्लड जीन पॉइंट्स थे। अब उसे जल्द से जल्द अपने जीन पॉइंट्स बढ़ाकर एक इवॉल्वर बनना था। एंड रही बात पिंगुइन से शादी करने की एंड गॉड वॉरियर फाइटिंग क्लब को ज्वाइन करने की, तो हानशन को पिंगुइन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, पिंगुइन सुंदर थी, लेकिन हानशन को हमेशा से ही उसके साथ एक खतरे वाली फीलिंग आती थी। ऐसे में हानशन कभी भी उससे शादी तो नहीं कर सकता था। एंड उसे येनरेन सच में बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो येनरेन से बहुत प्यार भी करता था। इस वजह से वो पिंगुइन के ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। और रही बात गॉड वॉरियर फाइटिंग क्लब को ज्वाइन करने की, तो हानशन अभी के लिए 2 साल का बच्चा नहीं था। वो अच्छी तरह से समझता था कि क्वीन आज जिस लेवल पर है उसके पीछे सिर्फ गॉड वॉरियर फाइटिंग क्लब तो नहीं है। ज़रूर क्वीन के पास ऐसी कुछ चीज़ है जो किसी और के पास नहीं है। शायद उसका टैलेंट ही ऐसा है कि वो आज इस लेवल पर पहुंच पाई है। इस वजह से वो किसी भी तरह गॉड वॉरियर फाइटिंग क्लब को ज्वाइन नहीं करने वाला था। उसके पास अपनी फ्रीडम ही सबसे कीमती चीज़ थी जो किसी फाइटिंग क्लब को ज्वाइन कर कर दाव पर नहीं लगा सकता था। उसे जल्द से जल्द इवॉल्व होना था एंड उसके लिए उसे अपने स्केयर्ड ब्लड रैंक की जीन पॉइंट्स कंप्लीट करने थे। इसलिए अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जल्द से जल्द और ज़्यादा स्केयर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट मारने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे मुश्किल काम तो यही था कि आखिर वो स्केयर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट कहाँ ढूंढेगा। इसी विचार के साथ वो वहाँ से स्टील आर्मर बेस आ जाता है एंड पॉइंट भरकर जंगलों में शिकार के लिए घूमने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात लूनन से होती है, जो पहले तो पॉइंट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है
लेकिन फिर अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कॉइन से कहता है, कॉइन, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इतने टाइम बाद तुम आखिर मुझे मिले हो। देखो, अभी के लिए मुझे एक स्केर्डबर्ड रैंक का बीस्ट मिला है एंड मैं चाहता हूँ कि उसके शिकार में तुम मेरा साथ दो। प्रॉफिट को हम 50-50 बांट लेंगे। बोलो, तुम क्या कहते हो? हानशन अभी के लिए स्केर्डबर्ड रैंक का बीस्ट ही ढूंढ रहा था एंड अभी के लिए लूनन उसे एक स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट के बारे में भी बता रहा था। ये उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑफर था। लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है, लूनन, तुम्हारा ऑफ़र काफ़ी अच्छा है एंड मैं तुम्हारे इस ऑफ़र को अप्रिशिएट भी करता हूँ। तुम मुझे उस बीस्ट की लोकेशन बताओ एंड शिकार करने के बाद हमें डिसाइड करेंगे कि हम उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। लूनन भी मान जाता है एंड फिर वो दोनों वहाँ से साथ में शिकार के लिए निकल जाते हैं। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ये किस तरह का स्केर्डबर्ड रैंक का बीस्ट है एंड हानशन उसे किस तरह मार पाएगा। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।